नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा। क्या आपको एक पुल देख के नहीं लगा कि ये बनाया कैसे गया होगा? क्या आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख के नहीं लगा है कि ये बनाया कैसे जाता है? आपके आसपास में जितने भी सारी चीजें हैं वो सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बनाया गया है, और उसको आप बनाने के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको बनाते कैसे, बनाता कौन है? तो जो बनाते हैं वो होते हैं हमारे इंजीनियर। तो यहाँ पे आपके दिमाग में और एक भी क्वेश्चन आता होगा कि इंजीनियर बनते कैसे है। तो अगर एक स्टूडेंट यानी कि 10th 12 लेवल पे होते हैं तो उनके दिमाग में इतने ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होता कि जो है एक इंजीनियर कैसे बनाया जाए। यानी कि बेसिकली मैं कह रहा हूँ विलेज और रूरल एरिया के स्टूडेंट के बारे में। मैं सिटी के एरिया में बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ही अवेयर होते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, वहाँ पे बताया जाता है, हालांकि पेरेंट्स भी इन सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं उनको बताए कौन? तो चलिए लेट्स गेट ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप एक इंजीनियर कैसे बना जाता है, और इसको बनने के लिए आपके पास कौन से प्रोसेस होंगे जो आपको उसको फॉलो करके आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आप आज रोड मैप देने वाला हूँ जिसमें आपको एक छोटे से सिंपल स्टेप्स में आपको समझना कि एक्चुअली में इंजीनियर्स बनते कैसे है, इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता क्या है। तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना, और इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले आपको इंजीनियर बनने के लिए आपको एक सपना देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एक सपना हर चीज़ का जो शुरुआत होती है वो एक सपने से होती है। चाहे आप बिल गेट्स को देख लो, चाहे कंप्यूटर देख लो, चाहे आसपास में जितने भी सारी चीज़ें बनी हुई है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी का सपना था उसको बनाने के लिए। तो हमेशा हम लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं पहले तो हमको उसको इमेजिनरी वे में देखना पड़ता है, यानी कि सपने देखना पड़ता है। तो कोई भी बच्चा चाहता है इंजीनियरिंग करना यानी कि इंजीनियर बनना, तो डेफिनेटली उसको एक सपना देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इंजीनियर बने। उसके बाद जब ड्रीम देखते हैं तो उसके हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आता है कि हम लोग प्रैक्टिकल एक्शन कैसे लिए उस स्टेप तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता आसपास में बताने वाला कि आपको कौन से स्टेप फॉलो करके आगे इंजीनियरिंग करनी है। हम लोग 10 से 12 तक तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है डेफिनेटली, और कौन से एग्जाम्स दे, क्या करे जो हमको इस जो दिशा में लेके चला जाए। तो आज मैं इसका ब्रेकडाउन आपको दे रहा हूं, और ये उन बच्चों के लिए है और उन बच्चों के लिए है सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी नहीं जानते इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग होता क्या है, कैसे बनते हैं, क्या होता है, कौन से स्टेप, कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपको पहले 10th पास करना होगा किसी भी बोर्ड से, आप स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th के बाद आपको 12 करना पड़ेगा, वो भी साइंस स्ट्रीम में। ठीक है, मैं मोटा मोटी अगर बताऊं तो आपको पीसीएम कॉम्बिनेशन रखना बहुत जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स से ज़्यादा ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग होती है, लेकिन डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके साइंस स्ट्रीम में कंबाइंड होना जरूरी है। उसके साथ आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी चूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए इस यहाँ तक अब लग यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, तो उसके आगे के स्टेप भी चलिए फॉरवर्ड करके बताते हैं। अब आप 12 भी कंप्लीट कर लिए एक अच्छे परसेंटेज के साथ, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 75% आपको लाना पड़ेगा। यानी कि ऐसे नहीं कि आपको 60% में हो जाएगा। अगर आप 75% ला रहे हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 65% लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको साइंस स्ट्रीम लेना है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स शामिल होनी चाहिए। उसके बाद जाके आपको आगे एंट्रेंस देने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली में जो इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे वो कहाँ पे करेंगे। तो हमारे इंडिया में डिफरेंट इंस्टीट्यूट होते हैं और वहाँ पे इंजीनियरिंग किया जा सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। ज़्यादातर IIT को माना जाता है बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद NIT आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद
IIT आता है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और GFTI यानी कि गवर्नमेंट फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये सारे संस्थाएं होती है जहां पर आप जाके इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आगे चले तो आपको कौन से कोर्स करना पड़ेगा, तो ज़्यादातर यहाँ पे 2-3 कोर्सेस जो देखे गए हैं। बेसिकली बीटेक आपको करना पड़ता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्लानिंग। तो ये सारे आपका जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस होते हैं। इसके बाद आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि इस कोर्स तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एंट्री कैसे मिलेगा। तो एंट्री करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो हर साल होता है, NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, जो है JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो JEE होता क्या है, ये एक एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए। उसको आपको क्वालिफाई करना होता है और टॉप 2.5 लाख के अंदर आना होता है, तब जाके आप एक अच्छे यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिट हो सकते हैं। आप अगर आगे चल के हम डिटेल में बात करें तो यहाँ इसका 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक होता है JEE मेन और एक होता है JEE एडवांस। तो यहाँ पे टॉप IIT कॉलेज में जाने के लिए आपको JEE एडवांस क्लियर करना होता है। अगर आप NIT, IIT और GFTI में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका JEE मेन ही लगता है। अगर JEE मेन की बात करें तो हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अभी फ़िलहाल इसका जो है सेशन 1 का जो है फॉर्म फिलअप ये 2 बार यानी 1 साल में होता है, जो कि एक अप्रैल महीने में होता है, और बेसिकली जो दूसरा वाला होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है अभी जनवरी महीने में 22 से एग्जाम चालू है। तो 2025 के लिए जो देना चाहते हैं सेशन 2 में भी अटेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली आप 3 कोर्स लेके चल सकते हैं, बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिटेल के बारे में तो JEE मेन एक्चुअल में होता क्या है और कैसे कंडक्ट कराया जाता है, तो डिटेल के बारे में हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो JEE मेन की अगर मैं बात करूँ तो JEE मेन 2025 की अगर हम बात करें तो इसका जो पहले सेशन यानी कि सेशन 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अभी 22 यानी कि जनवरी 22 को फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। वैसे ही आप देखिए 2 पेपर होता है, यानी कि पेपर 1 में BTech होता है और पेपर 2 जो कि आर्किटेक्चर और प्लानिंग का होता है वो यहाँ पे 2 शिफ्ट में किया जाता है, जो कि जनवरी 30 तक अप टू जनवरी 30 में एग्ज़ाम है, और बाकी जो सेशन शिफ्ट वाइज कंडक्ट कराया जाता है 22 से लेकर 29 तक आपका जो है एग्ज़ाम चलने वाला है। अब यहाँ पे जो ऑनगोइंग एग्जाम है डेफिनेटली सेशन 2 आपका 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक आपका चालू होने वाला है, रजिस्ट्रेशंस वगैरह। तब आपको ये एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है आपको इसको क्लियर करना होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तभी जाके आप IIT, NIT, IIIT, GFTI में पढ़ सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे 28/10 यानी कि 2024 को अप्रोक्सीमेटली फॉर्म फिलअप सेशन 1 का स्टार्ट हो गए थे, और ये 22 जनवरी को इसका जो है एग्ज़ाम चलने वाला है। अब अगर हम सेशन 2 की बात करें तो आपका जो है 31 जनवरी को इसका जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली अप्रैल महीने में इसका जो है एग्ज़ाम वगैरह चलने वाले हैं। उसके बाद जाके आप जो है डेफिनेटली इसका सिटी इंफॉर्मेशन आपका जो है अप्रैल महीने में 1 से लेकर 8 तक आपका जो है एग्जामिनेशन चलेगा। उसके बाद सेम पैटर्न में होगा, यानी कि जो सेशन 1 का चला था सेशन 2 का भी सेम वे में होता है। अब इसका जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट होता है, इसमें आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, इसका जो है साइट है, आपको जाना पड़ेगा जो nta.je.nic.in पे, और वहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ इसका साइट कैसे दिखता है। JEE मेन nta.nic.in, यहाँ पे देखिए सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है। कुछ इस तरीके से आपका अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए कुछ इस तरीके से साइट दिखता है। अगर आपका न्यू सेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे शो होता है बटन, आप जाके यहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जान गए कि फॉर्म फिलअप कैसे होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो डेफिनेटली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है बीटेक के लिए, बी आर्क वी प्लानिंग के लिए। बी आर्क और वी प्लानिंग बोथ देना चाहते हो तो 3 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। उसके बाद आपका जो है
अगर हम फीस की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली बीई बीटेक के लिए आपको 1000 रुपया लगेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 800 रुपया अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 500 दोनों मेल फीमेल के लगेंगे। अगर आप थर्ड जेंडर है तो 500 रुपये लगेंगे। अगर आउटसाइड इंडिया से बिलोंग करते हो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लगता है, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 2500 रुपये, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2500 और थर्ड जेंडर के लिए 3000 रुपीज़ लगते हैं। अगर पेपर 1 प्लस पेपर 2 देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है 2000 रुपये लगेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 1600 रुपये लगेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये लगते हैं आपके मेल कैंडिडेट के लिए, और 1000 रुपये लगते हैं आपके फीमेल कैंडिडेट थर्ड जेंडर के लिए सेम है। अगर शिफ्ट करेंगे आउटसाइड ऑफ द इंडिया देन डेफिनेटली आपका 10,000 रुपये लगेंगे बोथ पेपर के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8000, उसके बाद थर्ड जेंडर के लिए 5000, और बाकी तीनों 5-5 हज़ार लगेंगे अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब अगर हम जेईई मेन 2025 एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको देखिए 2025 के एज लिमिट कोई नहीं है। क्वालिफिकेशन जो आपका मांगता है अप्रोक्सीमेटली आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जाके आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपके 2020 के पहले नहीं होनी चाहिए, 2023 में चल जाएगा, 24-25, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 5 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज मिलाकर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपके इन सब्जेक्ट में से किसी 4 और लैंग्वेज मिलाकर आपका 5 सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होनी चाहिए। और अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें, जैसे मैंने आपको बता रहा था एडमिशन के बारे में, तो डेफिनेटली अगर आप IIT NIT IIT CFTIs में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली 75% ऑफ मार्क्स लगेंगे आपके जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए 65% और 50% एग्रीगेट आपके लगेंगे मार्क्स आपके बी आर्किटेक्चर एडमिशन करने के लिए। आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स लग जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 10+2 इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो ये था आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने बताया जेईई मेन एप्लीकेशंस वैसे स्टार्ट हो गए हैं, और वो बहुत सारी जो है एग्ज़ाम देने वाले अब सेकंड सेशन में अटेंड करना, बिकॉज अभी जो फरवरी महीने के एग्ज़ाम चलने वाले हैं तो इसकी वजह से जो है सेशन 2 भी कंडक्ट कराया जाता है आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो उसके बाद 31 जनवरी अभी जो है इसका एप्लीकेशन सेशन 2 का आने वाला है, डेफिनेटली आप करवा लेना। आप जाके एग्ज़ाम अप्रैल महीने में होगा 1 से लेकर 8 तक। और आपको यहाँ पे ये साइट मैंने आपको दिखा दिए, सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा कुछ मेरे जो है चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कैसे करना है क्या करना है। अब चलिए देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आपको टोटल एग्ज़ाम मोड रहता है कंप्यूटर बेस्ड, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का होता है। 3 आवर्स का एग्ज़ाम्स होते हैं 180 मिनट्स का, और आपका MCQ टाइप्स होते हैं। इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 20 क्वेश्चंस आपके यानी सेक्शन ए में आपको केमिस्ट्री के अटेंड करने पड़ते हैं। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस का 4 नंबर होते हैं, और एक अगर ऑप्शन गलत होगा तो डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपका नेगेटिव किया जाएगा, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्शन क्वेश्चंस आंसर टू बी फिल्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए सेक्शन बी और सेक्शन ए दोनों एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, एक आपका MCQs पैटर्न होते हैं। MCQ का 20 क्वेश्चंस रहते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू का 5 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी टोटल कुल मिलाकर 75 क्वेश्चंस, और आपका टोटल कुल मिलाकर 300 मार्क्स का लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्शन बी कैंडिडेट हैव टू ऑल 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। आपको हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू का, हर एक MCQ का अटेंड करना होता है, और आप अगर एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं, अगर सही होता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं और आपका गलत हो जाता है
तो वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। अगर आप अटेंड ही नहीं करते तो वहाँ पे 0, कुछ भी लॉस नहीं है, ठीक है। तो आपको सोच समझ के ये सारी चीज़ें करना है। टोटल 300 मार्क्स के होते हैं और लैंग्वेज पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादातर हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती, ओडिया, हर तरीके से आपको जो है पेपर अवेलेबल कराए जाते हैं। ये था बी टेक। उसके बाद अगर हम बात करें बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग के लिए, तो आपको यहाँ पे सेम 3 आवर्स दिए जाते हैं। एक होता है बी आर्किटेक्चर का 77 क्वेश्चंस रहते हैं और बी प्लानिंग का 100 क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड देना पड़ता है और ड्राइंग क्वेश्चंस भी आते हैं। और आपको बी प्लानिंग पे आपको मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस रहते हैं। यहाँ पे 400 मार्क्स रहता है, ये भी 400 मार्क्स रहते हैं। तो आपको यहाँ पे 100 मार्क्स मार्किंग ई क्वेश्चन विल बी गिवन विद इट। ड्राइंग में टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ पे आपको अटेंड करने पड़ते हैं। तो ये था आपके बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग के क्वेश्चंस पैटर्न। अब आते हैं कितने मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स पे आपको जो है आप क्वालिफाइड होंगे जेईई मेन में। तो बेसिकली एक गुड परसेंटाइल स्कोर वहाँ पे लिया जाता है, जिसमें आप हालांकि ये पूरे स्क्रैच से देखने के लिए ये था डिटेल अबाउट आपके जेईई मेन। उसके बाद देखिए वेरी गुड परसेंटाइल किसको कहा जाता है, 99 से लेकर 100 के बीच में अगर आपका रहता है परसेंटाइल स्कोर तो ये वेरी गुड परसेंटाइल। और गुड परसेंटाइल 90 से 98 के बीच में, एवरेज 70 से 89 के बीच में, लो बिलो 60। और आपका मार्क्स अगर रहता है बिलो 90 तो डेफिनेटली आप लो परसेंटाइल के अंदर रहेंगे। 90 प्लस रहता है तो एवरेज, 120 प्लस रहता है तो गुड परसेंटाइल, 180 प्लस रहता है तो आपका वेरी गुड परसेंटाइल, यानी कि 99 से 100 के अंदर आप आएंगे। तो ये होता है आपके डिफरेंट परसेंटाइल और डिफरेंट मार्क्स बेसिस पे। आपको अगर आईआईटी पे ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आपका 250 की स्कोर होनी चाहिए, तो तब जाके जेईई मेन पेपर में आप एडवांस डेफिनेटली आप आईआईटी के लिए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें उसके लिए जेईई मेन कट ऑफ और जेईई एडवांस, यानी कि जेईई एडवांस एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो कट ऑफ हर एक साल पे क्या क्या गया है। 19 की बात करें तो 89 जनरल कैटेगरी के लिए, और 20 की बात करें तो 90, उसके बाद जेईई मेन 21 पे 87, उसके बाद जेईई मेन 2020 पे 88, जेईई मेन कट ऑफ 90 और अभी 2024 में 93। यानी कि हर साल जो है कंपटीशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे हर एक जो है कैटेगरी का बी देख सकते हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते तो थोड़ा सा कम परसेंटाइल पे भी आपको चल जाता है, यानी कि 60 परसेंटाइल आपको लिया गया है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके अप टू जेईई मेन एग्जाम आप कैसे देंगे और डिटेल सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब थोड़ा सा सिलेबस की बारे में भी बातचीत करेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जेईई एडवांस के बारे में, ठीक है। अब ये हो गया डिटेल अबाउट जेईई मेन के बारे में, ठीक है। अब चलिए जेईई एडवांस के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जेईई एडवांस होता क्या है। जब आप जेईई मेन क्वालिफाइड करेंगे उसके बाद आईआईटी में एडमिशन करने के लिए, यानी कि बहुत सारी जो आईआईटीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एडमिशन करने के लिए आपको जो है जेईई एडवांस अटेंड करना पड़ता है। और ये हर साल करवाया जाता है 2 टाइम्स। आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर में 2 बार दे सकते हैं। उसके बाद 2 अटैम्प्ट ही कर दिए हैं, आगे 3 था, अब जो है इसको घटा के 2 कर दिए हैं। और जेईई एडवांस आपका जो है जेईई मेन का परसेंटेज के हिसाब से आप जो है दे सकते हैं। जैसे कट ऑफ वहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आते, यानी कि 2.5 लाख बच्चों के अंदर आते हैं, तो डेफिनेटली आप जेईई एडवांस के लिए सिलेक्टेड होते हैं। अब जाके आप जेईई एडवांस देना पड़ेगा। ये होता क्या है, तो जेईई एडवांस आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए अंडर ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री और इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको जो है यहाँ पे जेईई मेन पे 2.5 लाख बच्चों के अंदर आपको आना होगा। आपका परसेंटाइल स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 99 से 100 के अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं। 2.5 लाख बच्चों में आने के लिए आपको एक गुड परसेंटाइल स्कोर के साथ आपको जाना पड़ेगा जेईई मेन में। उसके बाद जाके आप जो है JAB जॉइंट एडमिशन बोर्ड की तरफ से आपको जो है एडवांस कंडक्ट कराया जाता है, और जो कि जोसा कंडक्ट करती है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। और ये हर बार किया जाता है। जो बीटेक, BS, बी आर्किटेक्चर, बीटेक,
उसके बाद एमटेक डुअल डिग्री हर के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा, तब जाके आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा। तो 2025 कंडक्ट करा रहा है जो है आईआईटी कानपुर। तो आपको यहाँ पे आईआईटी मद्रास के तरफ से कंडक्टिंग बॉडी और आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रहा है। और अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे नॉर्मली अगर एजम्पशंस पे देखें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है घटा देके अप्रोक्सीमेटली 1.95 लाख तक कर दिए। अगर इसके अंदर आप आते हैं तो डेफिनेटली आप जो है जेई एडवांस अपियर कर सकते हैं जेई मेन का स्कोर के बेसिस पे। टोटल सीट की बात करें आईआईटीज़ की तो 17,385 है। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 1450 आपके लगते हैं SC/ST कैटेगरी के लिए, और 2900 रुपये आपको लगते हैं जो है यानी कि आप आउटसाइड कंट्री के लिए। और ये आपका जो है डिटेल अबाउट फी टोटल 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे का पेपर 2 होता है। तो डेफिनेटली आपका 6 आवर्स का एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं और ये हर एक आईआईटी में आपको जो है कंडक्ट कराए जाते हैं AII, ठीक है, ऑल आईआईटी में कंडक्ट कराए जाते हैं। और 201 सिटी जेई एडवांस जो कि इस बार 2020 आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रहा है, जो कि आईआईटी मद्रास कंडक्ट करवाया था 2025 में। जैसे कि मैंने आपको ये डिटेल अबाउट आपके बता दी, कितने जो है बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, कितने सारी वो चीज़ें। बट अगर हम बात करें तो इस बार की 2025 की तो यहाँ पे आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे जेई एडवांस आपको अगर कट ऑफ की बारे में बात करें तो देखिए 2025 में 93 परसेंटाइल गया था। अगर 93 परसेंटाइल जेई मेन कट ऑफ पे आप आते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम अपियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो जेई एडवांस के डेट अनाउंस कर दिए गए हैं और 23 अप्रैल 2025 पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 2 मई को आपका जो है लास्ट डेट है। उसके बाद पेमेंट वगैरह आप 5 तक कर सकते हैं। 11 को एडमिट कार्ड निकलेगा, उसके बाद जाके आप एडवांस एग्ज़ाम डे 18 मई को है। उसके बाद टोटल अगर हम बात करें तो जो आपका रिज़ल्ट निकलेगा वो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं हर जो कंडक्ट कराए जाते हैं आईआईटी की तरफ से, तो वो 2 जून से लेकर 3 जून को होगा। उसके बाद आपका जो है रिज़ल्ट निकलेगा 5 को, उसके बाद 8 तक आपका जो है एग्ज़ाम 8 तक रिज़ल्ट निकलेगा, कंडक्ट कराया जाएगा आपका 5 जून को। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जेई एडवांस 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 2.5 लाख सक्सेसफुल कैंडिडेट के अंदर आना होगा जेई मेन में, तब जाके आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशंस भी है 10% जनरल कैटेगरी के लिए, 27% ओबीसी, 15 एससी, 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए और रिमेनिंग जो होते हैं 40% ओपन किया जाता है। तो 2.5 लाख बच्चों में आपको आना होगा, तब जाके आप इसको अटेंड कर सकते हैं। तो आपका क्राइटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 1,1250 बच्चे होंगे। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस में आपका जो है 25,000 बच्चे होंगे। उसके बाद ओबीसी टोटल 67,500, एससी कैटेगरी में 37,500 और एसटी कैटेगरी में 18,750 टोटल स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम में अपियर करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की तो आपका जो है जन्म 2000 अक्टूबर 1, 2000 के बाद होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे SC ST PWD कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन। तो आप अगर अक्टूबर 1995 पे बंद करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब नंबर ऑफ अटैम्प्ट के बारे में बात करें तो 2 बार आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर में दे सकते हैं और आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी होनी चाहिए। और ये था डिटेल अबाउट आपकी जेई एडवांस। जब आप एडवांस क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको और इसके बारे में डिटेल जानना है तो डेफिनेटली आप वीडियोस चेकआउट प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। और जेई एडवांस 2025 एप्लीकेशन फ़ी भी मैंने बता दी, देखिए 1450 आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए लगेगा। उसके बाद SC ST ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 2900 रुपये। और अगर आप फॉरेन नेशनल है तो डेफिनेटली आपका $90 और $180 आपका जो है लगेगा फॉरेन सिटीजन के लिए। और अगर मैं इसकी बात करूं सिलेबस की तो डेफिनेटली आप जो है
वही सेम आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उसको थोड़ा सा बारीकी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्किंग स्कीम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो है सीबीटी मोड में होता है और नंबर ऑफ पेपर होता है 2, यानी कि बोथ पेपर आप भी दे सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में टोटल 6 आवर का एग्ज़ाम्स होता है। मार्किंग स्कीम चेंज हर साल चेंज होता है और जो कि मेंशन किया जाता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कट ऑफ की बात करें तो आपको यहाँ पे कॉमन रैंक लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क इन हर सब्जेक्ट पे आपको 10 क्रॉस करनी चाहिए और मिनिमम परसेंटेज एग्रीगेट होने के लिए 35 आपको लाना पड़ेगा हर ईच सब्जेक्ट में, तब जाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 9 है। उसके बाद 31% आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक कैटेगरी का दिया गया है। अगर कट ऑफ की बात करें तो आपको यहाँ पे 2024 में देखने के लिए मिला था, आपको यहाँ पे 109 एग्रीगेट मार्क्स और ओबीसी के लिए 98, जनरल रैंक लिस्ट के लिए 98, एससी के लिए 54 आपको यहाँ पे नॉर्मल मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एडवांस की बात करें तो सेम एच जेई मेन आपका जूसा काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है और आपको AAT 2025, तो आपको यहाँ पे बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए आपका जो है एग्ज़ाम आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो हर कंडक्ट करवाया जाता है इंस्टीट्यूट के तरफ से। तो डेफिनेटली अगर आप आर्किटेक्चर कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा फ्रॉम द AAT पोर्टल, यानी कि जेई एडवांस की जो AAT पोर्टल होता है वहाँ पे आपको जो है कंडक्ट कराया जाता है, आप एग्ज़ाम देके ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो 2025 के लिए तो डेफिनेटली आपका जो है फर्स्ट से 9 रैंक के अंदर आने के लिए डेफिनेटली आपका जो है जेई एडवांस मार्क्स 340 से 350 के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे डाउनग्रेड करके अगर हम 1000 की रैंक की बात करें तो 200 से लेकर आपका 207 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जेई मेन जेई एडवांस। अब चलते हैं, आप जेई मेन भी दे दिए, जेई एडवांस भी दे दिए, क्वालिफाइड हो गए, अब आपका एडमिशन प्रोसेस आगे चलेगा। अब एलिजिबिलिटी मैंने बता दिए है, 75% आपका 12th पे होनी चाहिए और आपका 65% आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपका होनी चाहिए SC ST और PWD कैटेगरी के लिए। अगर मैंने ईयर्स ऑफ एलिजिबिलिटी बता दी, रिजर्वेशंस भी बता दिए। अब चलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे IITs देखने के लिए मिलेंगे, टोटल इंडिया में 23, NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 31 देखने के लिए मिलेंगे, 31। उसके बाद IIITs आपको 26 देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में और GFTIs आपको 32 देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सिलेबस की तो सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको आनी चाहिए, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और कट ऑफ डिटेल के बारे में मैंने बता दिए, फीस स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं कितने जो है IITs है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की बात करें तो ये एक बॉडी होते हैं जो कि हर एक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो रैंक 1 पे अगर हम बातचीत करें IIT की तो डेफिनेटली ये रैंक 1 पे IIT मद्रास आता है। उसके बाद आपका IIT दिल्ली रैंक 2 और ये आपको रैंक 3 पे बॉम्बे देखने के लिए मिल जाएगा। IIT कानपुर 4 नंबर पे, IIT खड़गपुर आपको 6 नंबर पे देखने के लिए मिलेगा 2023 की। अगर मैं बात करूं NIRF 2024 की तो डेफिनेटली आपको खड़गपुर 5 नंबर पे, रुड़की 6 नंबर पे, उसके बाद गुवाहाटी, हैदराबाद उसके बाद BHU, धनबाद, इंदौर, मंडी, रोपर, गांधीनगर, जोधपुर, पाटना, भुवनेश्वर, तिरुपति, भिलाई, गोवा, जम्मू, धरवाद, पलक्कड़, ये 26 जो है आपके IITs देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं 23 आपको IIT देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। NITs की अगर हम बात करें तो देखिए रैंक के हिसाब से आपको त्रिची जो कि है बेस्ट सबसे NIRF रैंकिंग 9 पे आता है, तो NIT त्रिची तमिलनाडु। उसके बाद NIT कर्नाटका 17th रैंक पे आता है NIRF। उसके बाद राउरकेला, वारंगल, कलिकट, नागपुर, दुर्गापुर, सिलचार, शिवपुर
उसके बाद जयपुर, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, जालंधर, सूरत, मेघालय, पाटना, रायपुर, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा, जामशेदपुर, मणिपुर, हमीरपुर उत्तराखंड, पुडुचेरी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली, मिजोरम, नागालैंड एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिपल आईटीज की, तो आपको एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से आपको 55 देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 2047 आईआईटी हैदराबाद, यानी कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद। उसके बाद एबीपीआई ट्रिपल आईटी ग्वालियर, बेंगलोर, गुवाहाटी, जबलपुर, इलाहाबाद, कंचीपुरम, भुवनेश्वर, पुणे, कोटा, श्री सिटी, वडोदरा, नागपुर, कल्याणी, लखनऊ, धनबाद, भागलपुर, भोपाल, कोट्टायम, रांची, उन्ना, सूरत, मणिपुर, कुर्नूल, तिरुचिरापल्ली, सोनपत, अगरतला, ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे ट्रिपल आईटीज। अगर मैं बात करूं जीएफटीआईज की, तो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको देखने के लिए मिल जाते हैं 32 जीएफटीआईज। यहाँ पे आसाम यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी रायचूर, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट फाउंडेड इंस्टीट्यूट जितने भी सारे 32 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अकॉर्डिंग टू रैंक। तो आपको टोटल ये सारे इंस्टीट्यूट देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ पे आप पढ़ेंगे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना फी स्ट्रक्चर लगेंगे। अप्रॉक्सीमेटली टोटल कॉस्ट आपके लगते हैं पर अगर आप बीटेक करते हैं तो अलग अलग, ये आईआईटी मद्रास की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो जेई एडवांस देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे 75% 10+2 प्लस जेई एडवांस आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए। और फीस जो पर ईयर लगता है हर एक कोर्सेस में अलग अलग है। आप एमबीए करना चाहते हैं तो 5.5 लाख आपको लग जाती है, अगर बीटेक करना चाहते हैं तो 2.5 लाख तक आपको लगते हैं पर ईयर, ठीक है। अब अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग फ़ीस के बारे में तो डेफिनेटली 1 लाख तक आपको जो है क्वेश्चन मनी, उसके बाद वन टाइम फीस, ट्यूशन फी, अदर फी, एनुअल फीस, उसके बाद हॉस्टल की चार्जेस पे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लगते हैं। और SC ST के लिए थोड़ा सा जो है आपको कंसेशन मिल जाता है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके फी स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके से आपको जो है लगते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप पूरे साल जो आप करने वाले हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है 20 लाख तक आपको लग सकती है टोटल, मतलब होल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको इतने जो है पैसे लग सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं स्कोप क्या है। अब अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो आपको यहाँ पे IIT कानपुर से स्कॉलरशिप मिलती है, AISSE स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग जो है NITs IITs में आपको स्कॉलरशिप वगैरह दिए जाते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ और सैलरी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मद्रास में प्लेसमेंट वही सेम आपको 19 LPA है, यानी कि लाख पर एनम। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली इतने जो है सैलरी मिल जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देखिए टोटल मेंशन कर दिए गए हैं। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लेसमेंट 2023 के बराबर आपको अगर 15 से 20 लाख के अंदर आपको LPA जिनका लगा है तो 312 कैंडिडेट। तो यहाँ पे ज़्यादातर प्लेसमेंट भी लगते हैं। तो आपको स्कोप बहुत सारी है और सैलरी भी अच्छा खासा है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके इंजीनियरिंग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्लैरिटी आया होगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।